नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आएँ मेरे साथ और जो आज का आप मॉक टेस्ट है तो उसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे जो आज के आपके क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। मॉक टेस्ट में जो आपके आज के क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है। तो उसमें आपको बताना है जो प्याज है, प्याज लाल जो रंग होता है उसका क्यों होता है। जस्ता की उपस्थिति के कारण होता है, लोहे की उपस्थिति के कारण होता है, गंधक की उपस्थिति के या एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है प्याज का लाल रंग। प्याज आपने पढ़ा होगा, तो प्याज का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन के कारण। लेकिन प्याज में अगर आपसे पूछ रहा है कि प्याज में गंध आने का कारण क्या है, तो प्याज में गंध किसके कारण आती है? एलाइल प्रोपाइल। क्या है आपका? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण ये प्याज में गंध आने का कारण है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में से आपका गंध आती है। और लहसुन में से अगर पूछे कि लहसुन में गंध आने का कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे सल्फर यौगिक। क्या है आपका? सल्फर यौगिक। आपसे पूछा जाएगा प्याज क्या है? प्याज क्या है? तना है, जड़ है या पत्ती है। बताएंगे प्याज किसका उदाहरण माना जाता है? तना, जड़ या पत्ती। इनमें से आपको बताना है प्याज किसका उदाहरण है। बताएंगे सभी कमेंट करके प्याज किसका उदाहरण है। कमेंट करके बताएंगे प्याज किसका उदाहरण है। बताएंगे सभी कमेंट करके कि प्याज किसका उदाहरण है। तना है, जड़ है या पत्ती है। बताएंगे सभी कमेंट करके प्याज क्या है। तो प्याज और आपने पढ़ा होगा लहसुन। प्याज और क्या है आपका? लहसुन। ये दोनों एक तरीके के उदाहरण माने जाते हैं, प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन ये किसके उदाहरण है? ये तने के उदाहरण है। और तने में भी किस प्रकार के उदाहरण है? सल्ककंद। किस प्रकार के उदाहरण है? सल्ककंद। आपने पढ़ा होगा प्याज है, लहसुन है, आलू आप पढ़ते हैं, आलू क्या है आपका? तना है। अदरक क्या है? अदरक क्या है आपका? तना है। हल्दी क्या है आपका? तना है। तो आपने पढ़े होंगे। तो प्याज और लहसुन आपसे पूछा जा रहा है तो क्या है आपका? तना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में आपके गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या संक्षेपण बोलते हैं, वाष्पीकरण, या क्या बोलते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट करके। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर किसकी परत चढ़ा देते हैं? जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। और इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं? गैल्वोलाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वोलाइजेशन। क्लियर हो गया। गैल्वोलाइजेशन। तो याद रखना है इसे क्या बोल देंगे? जस्तीकरण, या क्या बोल देंगे? गैल्वोलाइजेशन। क्लियर हो गया। तो लोहे में जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वोलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी भौतिक राशि की इकाई है? किस भौतिक राशि की इकाई है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष में चार ऑप्शन आपके सामने है, द्रव्यमान है, दूरी, चाल या ताप। तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसकी भौतिक किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो आपने पढ़ा होगा जो खगोलीय दूरी होती है, कौन सी दूरी होती है? खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? इकाई कौन सी आपकी? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है खगोलीय दूरी को मापने के लिए। और आप पढ़ते भी हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर क्या है? 12। 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर आपका होता है। ये आपने पढ़ा है। तो जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी क्या है? सूर्य और क्या है आपका? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। तो इसको मापने के लिए हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। तो आपको याद रखना है किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। दूरी। दूरी का आपका मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। और दूरी कैसी? खगोलीय दूरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? बताएंगे सभी कमेंट करके। सोलर सेल सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल आपको बताना है। तो जैसे आपका सोलर सेल है, ये आपकी सोलर प्लेट लगी हुई है और यहाँ पे इसमें आपकी सिलिकॉन की परत आपकी बनी होती है। तो जैसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है
तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ये कौन सी ऊर्जा को बदल देता है? तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में आप कह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे सोलर सेल सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर हो गया? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है तो कौन सी होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। इनमें से कौन सी होती हैं? बताएंगे आप। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता से है तो वो कौन सी कणिकाएं होती हैं? तो आपने कणिका पढ़ी होगी। कणिका का नाम क्या होता है? WBC। क्या है? WBC। WBC को हिंदी में क्या बोल देते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, या आप बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। और RBC क्या है? आपकी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल, और हिंदी में क्या बोल देंगे? लाल रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स आपने पढ़ाई है। तो RBC आपने पढ़ा होगा। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? RBC का निर्माण आपने पढ़ा है जी अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु कहाँ पे होती है? मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन आपने पढ़ा होगा। अगर बात करें WBC, निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपका निर्माण अस्थि मज्जा में। क्लियर? और आपसे पूछे जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, जीवन काल अगर आपसे पूछा रहा है तो जीवन काल याद रखेंगे कितना होता है? 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। कार्य क्या होता है? जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको मजबूती प्रदान करना किसका कार्य होता है? WBC। आपने पढ़ा होगा जो WBC है, WBC को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ल्यूकोसाइट। किस नाम से भी जानते हैं? ल्यूकोसाइट। WBC का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसको भी याद रखेंगे, क्या है? ल्यूकोसाइट। और RBC का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ रहा है क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है आपका? दूसरा नाम RBC का। किसका दूसरा नाम है? RBC। आपसे पूछा जाएगा रक्त कैंसर होने के दौरान WBC पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप याद रखेंगे WBC की संख्या में कमी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। WBC के आकार में कमी हो जाएगी, आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो जो WBC का आकार है, ठीक है, जो उसकी शेप है, बनावट है, WBC के आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर हो गया? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो WBC के आकार में वृद्धि हो जाती है रक्त कैंसर होने के दौरान। तो इससे संबंधित आपके डिटेल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, टीकाकरण किसने शुरू किया? जॉन ई साल्क ने आपका शुरू किया। जोनास ई साल्क हो रहा है, जॉन ई साल्क है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में एडवर्ड जेनर ने आपका शुरू किया। एडवर्ड जेनर ने आपका शुरू किया। और उसके बाद पॉल मूलर और रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो 2 नाम आपने सुने होंगे, 2 नाम, जॉन ई साल्क। तो आपने पढ़ा होगा जो पोलियो का टीका है, क्या है? पोलियो का टीका। तो पोलियो के टीके की जो खोज है, पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका जो आपका किसने बनाया था? जॉन ई साल्क। और आपने पढ़ा होगा चेचक का टीका। क्या है? चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने तैयार किया था? एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका कौन है? एडवर्ड जेनर। तो टीकाकरण किसने शुरू किया? इसमें आप याद रखेंगे एडवर्ड जेनर। किसने शुरू किया? एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण को काम में लाया जाता है? तो वाहनों में जो आपके पीछे का ट्रैफिक देखना है तो उसके लिए कौन से दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे आप। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक या किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में अगर आपसे बात कर रहा है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? इसका क्या कारण है? आप बताएं। कूलाम बलों के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, ये इसका क्या कारण है? बताएंगे आप। तो ये क्यों रुक जाती है? तो ये रुकती है आपकी घर्षण बल के कारण। किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण। कौन से बल के कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को आगे किसने बढ़ाया? तो आपको बताना है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? शिवाजी। कौन है आपके? शिवाजी। आपने पढ़ा भी होगा शिवाजी। अष्टप्रधान शासनकाल क्या है? अष्टप्रधान शासनकाल या अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शिवाजी के शासनकाल को कहा जाता है अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। ये आपने पढ़ा होगा, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के शासनकाल को बोलते हैं, पढ़ाया आपने। तो इसमें अग्रगामी किसको मानते हैं? मलिक अंबर। कौन है आपका? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने आपका आगे बढ़ाया था, क्लियर हो गया? मलिक अंबर। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अरविंद घोष है, एस.एन. बैनर्जी है। बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत बार आपकी ये बुक पूछी गई है, बहुत बार इस बुक को पूछा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम आपने पढ़ा होगा, इसके लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, क्लियर हो गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आपको बताना है कौन था, ठीक है? इसमें आप बताएंगे कमेंट करके कौन था आपका, बताएं, सभी कमेंट करके बताएं। 15 अगस्त 1947। तो आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता के समय, आप पढ़ते हैं। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अध्यक्ष। तो कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अध्यक्ष, इससे जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो आप पढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन है जी, ये आपको बताना है। आपसे पूछे प्रथम आपसे पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम, चलो पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ले लेते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपसे पूछेगा जी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है जी। आपसे पूछ सकता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपसे पूछ सकता है जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, ये महत्वपूर्ण टेबल है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे। और आपसे पूछा गणतंत्र के समय, गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950, गणतंत्र के समय अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन थे अध्यक्ष। अब एक बार इनको देख लेंगे सभी को। आपने पढ़ा हो कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन तो मुंबई में हुआ, और इसके अध्यक्षता आपने पढ़ा है सभी ने, किसने की थी? W.C. बैनर्जी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बैनर्जी, क्लियर हो गया? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा वाला अधिवेशन मद्रास में हुआ। चौथा वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 88 में, और इसके अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल। तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, या जॉर्ज यूले बोल देते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो कौन है? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी, और इनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। क्या नाम है जी? सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय कौन थे? जे.बी. कृपलानी। क्या नाम है? जे.बी. कृपलानी, ये स्वतंत्रता के समय आपके अध्यक्ष थे। और गणतंत्र के समय अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें याद रखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। एक बार पुनः देख लेंगे, महत्वपूर्ण है ये सभी। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष W.C. बैनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपने पढ़ा है 1800 इसमें बने 1887 में, तो इनका नाम क्या था? मद्रास के बने बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में बने अंग्रेज अध्यक्ष,
जॉर्ज जूल। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। स्वतंत्रता के समय देवी कृपलानी। और गणतंत्र के समय कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इनको तो आपको रट के याद रखना ही रखना है बिल्कुल, और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो कम समय में आपको ज़्यादा इसमें कराना पड़ता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है ये आपके यहाँ पे चलने वाली स्थानीय पवन है और इधर आपका क्षेत्र दे रखा है कि कौन सी पवन कौन से क्षेत्र में चलती है। तो आपको बताना है जी कमेंट करके। जैसे फोन है, फोन कहाँ पर है? आल्स पर्वत है। उसके बाद में बोरा कहाँ पर है? साइबेरिया। मिस्टल राइन घाटी और खमसिन मिस्र। आपको बताना है तो इसमें कौन सी आपकी सुमेलित नहीं है? तो इसमें बोरा सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? बोरा। बोरा साइबेरिया क्षेत्र आपका दिख रहा है, तो बोरा साइबेरिया क्षेत्र में नहीं है। ये कहाँ पे चलती है? ये आपका यूरोप में नीचे वाले पार्ट में। और कहाँ पे चलती है? इटली में। कहाँ पे? इटली में आपके चलती है बोरा। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है, इसमें ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित कौन सा एक शीत जल धारा है, मतलब कौन सी ठंडी जल धारा है? ब्राजील जल धारा नहीं जी। गल्फ स्ट्रीम नहीं, ये भी ठंडी जल धारा नहीं है। और बेंगुआला, ठीक है, बेंगुआला, ये बेंगुआला है, बेंगुआला, ठीक है। और अगुलहास जलधारा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी एक शीत जलधारा है। तो शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा कौन सी है? बेंगुआला जलधारा। कौन सी आपकी? बेंगुआला जलधारा। तो एक आपकी शीत जलधारा है, ये कहाँ पे चलती है? ये अटलांटिक महासागर। ये कहाँ पे? आपके अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है और इसका नाम क्या है? बेंगुआला जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है बेंगुआला जलधारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सड़क घनत्व है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरल है? बताएंगे? सभी बताएं जी। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है? सर्वाधिक सड़क घनत्व हमें कहाँ पे मिलता है? सर्वाधिक सड़क घनत्व आपको कहाँ पे मिलता है? केरल में। कहाँ पे मिलता है? केरल में सर्वाधिक सड़क घनत्व। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा आपका? सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य। पक्की सड़कों वाला राज्य अगर आपसे पूछ रहा है पक्की सड़क, तो पक्की सड़कों वाला राज्य, तो पक्की सड़कों वाला राज्य अगर आपसे पूछ रहा है पक्की सड़कों वाला क्या है? राज्य। तो सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य आप याद रखेंगे कौन है? महाराष्ट्र। कौन है आपका? महाराष्ट्र। और सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला अगर राज्य पूछ रहा है, कच्ची सड़क सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसमें याद रखेंगे, इसमें कौन सा राज्य है? इसमें आप याद रखेंगे इसमें कौन सा है? ओडिशा। कौन सा राज्य है? इसमें राज्य आपका ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। क्लियर हो गया? आपसे पूछे जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा जो लंबाई हो कौन से राज्य में? यूपी में। कहां पर आपका? यूपी में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है मसाबी श्रेणी। इसका पूरा नाम मेसाबी है, पूरा नाम है मेसाबी, ठीक है। मेसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? लोहयस्क, कोयला, सोना, तांबा। मेसाबी श्रेणी बताएंगे आप। मेसाबी श्रेणी लोहयस्क, कोयला, सोना, तांबा। मेसाबी श्रेणी किससे संबंधित है आपका? ये आपका लोहा से। कहां से? लोहा से संबंधित है। और मेसाबी श्रेणी कौन से देश में है? ये आपकी यूएसए देश में मिलती है। कौन सी श्रेणी है? मेसाबी श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? मेसाबी। और आपने पढ़ा होगा लोहे के प्रमुख अयस्क, आपसे पूछा जा रहा है लोहे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? जैसे आप पढ़ते हैं हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, और क्या है आपका? सिडेराइट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और क्या है आपका? एक आपका सिडेराइट। क्या है आपका? सिडेराइट। क्या है? सिडेराइट। तो ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, इनको आप याद रखेंगे। लोहे के प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और क्या है आपका? सिडेराइट। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक्स या सतकर्णी द्वितीय? आप बताएंगे। नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख की अगर बात करें
नाना घाट अभिलेख। तो नाना घाट अभिलेख ये कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। इसका निर्माण किसने कराया था? सतकर्णी प्रथम। किसने कराया जी? सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम। और आपसे क्वेश्चन आता है जो आपके ब्राह्मण वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग, तो ब्राह्मणों को भूमि दान, क्या है? भूमि दान। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो आपका साक्ष्य है वो कौन से आपके अभिलेख मिलता है? नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख। आपसे पूछा जाए सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य कौन से अभिलेख मिलता है? ऐरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐरण अभिलेख। रचनाकार कौन है? रचनाकार है भानुगुप्त। कौन है रचनाकार? भानुगुप्त। और तिथि रहित अभिलेख किसे बोला जाता है? तिथि रहित अभिलेख, जिसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है, तिथि रहित अभिलेख आप याद रखेंगे। कौन सा है तिथि रहित अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के रचनाकार कौन है? कलिंगराज खारवेल। कौन है रचनाकार? कलिंगराज खारवेल। ये आपने पढ़े होंगे, कलिंगराज खारवेल। क्लियर हो गया? कलिंगराज खारवेल, ये क्लियर हो गया। तो इतना जरूर याद रखेंगे अभिलेख से संबंधित। और आपसे बोले रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। रानी का अभिलेख कौन सा अभिलेख है? कौशाम्बी अभिलेख। इसमें अशोक की प्रिय पत्नी क्या नाम है? रानी कारुवाकी। क्या नाम है? रानी कारुवाकी। रानी कारुवाकी का इसमें विवरण मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 12 दिसंबर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रति वर्ष मानव अधिकार, ह्यूमन राइट डे। तो ह्यूमन राइट डे आप कब बनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर। कब बनाते हैं जी? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे आपका बनाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? खेलने के लिए, उत्साह का, चुनौतियों के लिए, निरंतरता का या अखंडता का? आपको बताना है ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो आप सब जानते हैं किस वर्ष की गई थी? 1896। 1896 में आपकी की गई थी। कहाँ से की गई? एथेंस से। कहाँ से की गई थी? एथेंस से। प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस से आपकी की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है ओलंपिक मशाल, तो ओलंपिक मशाल की जो शुरुआत है ये हमने 1928 में की। 1928 में कहाँ से? एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में जब आपके ओलंपिक हुए थे, एम्स्टर्डम ओलंपिक से, तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से आपके इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई? इसकी ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल की जो शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से आपकी मानी जाती है। और इसमें किसका प्रतीक माना जाता है? निरंतरता का। किसका प्रतीक है? निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, रामायण मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला या लखनऊ? बताएंगे कमेंट करके। रामायण मेले का आयोजन, रामायण मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो रामायण मेले का आयोजन अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे कहाँ पे होता है? चित्रकूट में। अयोध्या नहीं है, कहाँ पर होता है? चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या धमाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? धमाल नृत्य आप बताएंगे कौन से राज्य से संबंधित है? धमाल अगर आपसे पूछ रहा है, धमाल नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य से संबंधित है? धमाल नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा भारतनाट्यम किससे? आपका तमिलनाडु। यक्षगान किससे है? यक्षगान आपका कर्नाटक से। आपसे पूछे तमाशा कहाँ से? तमाशा और लावणी ये दोनों कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। और आपसे पूछे कुचिपुड़ी कहाँ से? कुचिपुड़ी भी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। लेकिन इसमें क्या पूछा? धमाल नृत्य। तो धमाल नृत्य किससे संबंधित है? धमाल नृत्य आपका किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। धमाल नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तो आज का आपका मॉक टेस्ट था और सभी ने अच्छा प्रयास किया होगा। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो मॉक टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं उन्हें सभी हमारे साथ जुड़ करके सभी हल करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।